हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स लर्निंग ऑर्चर्ड। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर में क्या, कब, कहाँ और कैसे जो चैप्टर है वो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जिसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें पढ़ना है लोग कहाँ रहते थे, मतलब कि अतीत में लोग कहाँ रहते थे, मतलब आज से 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले लोग रहते कहाँ थे, लोग यात्राएं क्यों करते थे। आज जैसे हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस समय पर लोगों को ट्रैवल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी भाई। आज तो बहुत सारा बिजनेस होता है या लोग घूमने जाते हैं जगह जगह, उस समय लोग ट्रैवल क्यों करते थे। देशों के नाम, मतलब जैसे इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा या इंडिया कैसे पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अतीत के बारे में कैसे जानें, अतीत के बारे में हम जैसे कल कल का दिन था, कल के दिन हमें क्या हुआ था ये बात हमें पता है, लेकिन 1000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले या लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसको हम जानेंगे कैसे, इस विषय में पढ़ेंगे। अतीत हमारा एक है या एक से ज़्यादा है, और तिथियों का मतलब जैसे ईसा पूर्व या ईस्वी, ये इस तरीके की तिथियां आपने देखा होगा, तो इनके बारे में हम जानेंगे। और पाठ का सारांश, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जो भी पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है उसकी समरी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अध्याय 1 में क्या क्या है। तो हमारे पहले अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये क्या, कब, कहाँ और कैसे ऐसे शब्द किसके लिए प्रयोग में लाए गए हैं यहाँ पर, ये हिस्ट्री के लिए प्रयोग किए गए हैं, इतिहास के लिए प्रयोग किए गए हैं। क्या मतलब इतिहास में क्या चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, या इतिहास कब से है, कब से हम मानेंगे कि हिस्ट्री है। कहाँ 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 के बारे में हम पढ़ते हैं इतिहास में, और कैसे हम इतिहास के बारे में जानेंगे, इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बच्ची है, उसका नाम है रशीदा। रशीदा का एक सवाल था। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। एक सुर्खी मतलब एक हेडलाइन पर पड़ी। क्या हेडलाइन थी वो? 100 साल पहले। ठीक। अब रशीदा ने अखबार पढ़ते पढ़ते उसमें एक हेडलाइन लिखी हुई थी कि 100 साल पहले। तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। भाई कल की बात तो हमें याद रहती है, आज की जो सुबह हुई थी वो बात याद रहेगी, 1 वर्ष पहले की भी याद रह सकती है, या 10 वर्ष पहले की याद रख सकते हैं, या कोई हमें बता सकता है, लेकिन 100 वर्ष पहले क्या हुआ था ये कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है। तो रशीदा का यही सवाल था। अब कैसे पता लगाएं, कैसे हम पता लगाएंगे कि कल क्या हुआ था, या उससे पहले क्या हुआ था, या 10 साल पहले क्या हुआ था, या 100 साल या उससे भी पहले, 1000 साल या उससे भी पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। ठीक है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। अब 1 साल पहले क्या हुआ था ये तो हम खुद भी याद रख सकते हैं, या मान लीजिए हमें याद नहीं है तो हम ऐसे व्यक्ति से जान सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, तो वो कोई भी व्यक्ति हमें बता सकता है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, मतलब 10 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, मतलब जो हमारा पास्ट है, हिस्ट्री है, उसके बारे में, जैसे यहाँ अध्याय में है ना क्या, तो हम अतीत के बारे में जान क्या क्या सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, यानी आखेटक का मतलब होता है शिकारी, जो जानवरों का शिकार करते हैं, पशुपालकों यानी जो पशुओं को पालते हैं, कृषक यानी किसान, शासक व्यापारियों यानी जो व्यापार करते हैं, पुरोहितों मतलब जो पंडित पुजारी होते थे, शिल्पकारों जो नक्काशी वगैरह किया करते थे, कलाकारों जो चित्रकार वगैरह होते थे, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने पास्ट या हम अपने अतीत के बारे में वह सब कुछ जान सकते हैं जो हम जानना चाहते हैं। ठीक है।
यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे खेल कौन-कौन से खेला करते थे, कौन-सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। मतलब तब बच्चे कैसा खेल क्या-क्या खेल खेलते थे। आज हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, क्या तब भी ये सब खेलते थे? तो इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। बच्चे कहानियाँ कौन-कौन सी सुनते थे, कौन-कौन से नाटक आज हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, उस समय कौन-कौन से नाटक होते थे, वहाँ तब टीवी तो होते नहीं थे, तो कैसे किस प्रकार नाटकों को देखते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। आज जो सॉन्ग्स गाते हैं हम लोग, गाने गाते हैं या गाने सुनते हैं, क्या तब भी ऐसे ही होता था? नहीं। तो हम अपने अपने अतीत के बारे में वो सब कुछ पता लगा सकते हैं जो हमें पता लगाने की इच्छा हो। अब क्या है, अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि हमें अतीत के बारे में जानना क्या-क्या है, हम क्या-क्या जान सकते हैं। लेकिन अब हमें ये क्या है, पहला हमें पढ़ना है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक? अब हमें क्या कैसे पता लगाना है लोग कहाँ रहते थे, तो इसमें दिया हुआ है मानचित्र 1 में नर्मदा नर्मदा नदी का पता लगाओ। यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है, वो अभी हम बाद में देखेंगे। उसमें हमें नर्मदा नदी का पता लगाना है, अभी हम देखते हैं, तब तक हम आगे पढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, ठीक है। नर्मदा नदी जो है, बहुत लाखों वर्षों पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक क्या होता है? संग्रह करना मतलब होता है इकट्ठा करना, तो संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाला, जो चीज़ों को इकट्ठा करता हो उसको क्या बोलते हैं? संग्राहक। तो यहाँ पर जो नदी के तटों पर रहते थे, उनमें से जो प्राचीन काल के लोग थे, उसमें से कुछ बहुत अच्छे संग्राहक थे, लेकिन मतलब बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से इकट्ठा करके रखते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब लोग इकट्ठा तो तभी अच्छे से कर पाएंगे ना, जो आसपास की चीज़ों से अच्छे से परिचित हो। तो वो लोग नदी के किनारे रहते थे, वहाँ पर जंगल वगैरह भी होते थे, तो उस जंगल की के बारे में अच्छे से पता लगाते थे और वहाँ से जो फल फूल जो भी चीज़ें खाने की होती थी, जड़ें, ये सब अपने भोजन के लिए इकट्ठा करके रखते थे। तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, ठीक? वे जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब उस ज़माने में तो लोग जानवरों को कच्चा मांस खाते थे जैसे, तो वो क्या करते थे, वो जानवरों का शिकार करते थे अपने भोजन के लिए, ठीक? अब तुम उत्तर-पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी हम ये भी देखते हैं, अभी जो मानचित्र है हम सारा एक-एक करके देखेंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो अभी क्या है कि यहाँ पर किरथर की और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो वहाँ के लोग थे, स्त्री पुरुष, उन्होंने किसकी खेती करी? सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो हम मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि 8000 वर्ष पूर्व किरथर की पहाड़ियों या सुलेमान की पहाड़ियों में सबसे पहले किसकी खेती हुई? गेहूं और जौ की। या एक प्रश्न बन जाता है कि गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? कहाँ हुई? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। और कब हुई? 8000 वर्ष पूर्व, ठीक। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने किसको पालना शुरू किया? भेड़ को, बकरी को और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, ठीक है। हम वो भी पता लगाएंगे, ये चित्र हम बाद में देखेंगे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ था। तो कृषि का विकास एक तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था? गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में हुआ था, ठीक। अब जहाँ सबसे पहले ये अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो चावल कहाँ सबसे पहले उपजाया गया? विंध्य के उत्तरी क्षेत्र में चावल उपजाया गया। ये देखिए यहाँ पर, ये हैं देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ और इसके उत्तर में, मतलब इस क्षेत्र में कहीं चावल उपजाया गया होगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में, ठीक। अब
चलिए अब इधर हम देख लेते हैं जो चित्र में था। चित्र में हमारा क्या है, मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब हम नर्मदा नदी को देख लेते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से है, कहाँ से निकलती थी। ये देखिए, ये है हमारी विंध्य की पहाड़ियाँ, ठीक। ये है हमारी नर्मदा नदी, ये देखिए जा रही है ये नर्मदा नदी। तो ये है हमारी नर्मदा नदी। अब उन्होंने कहा है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम, ये इंडिया, इधर पाकिस्तान, और ये उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, यहाँ किरथर और ये सुलेमान की पहाड़ियाँ गई हैं। ये पूरी क्या है, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। फिर है उत्तर पूर्व में गारो, ये है गारो की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये है उत्तर और ये पूर्व है। तो उत्तर पूर्व हमारा क्या हो गया, यही तो हुआ उत्तर पूर्व। तो ये हो गया हमारे गारो की पहाड़ियाँ। और विंध्य, मतलब विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ, ये भी हमने बताया आपको, ये रही विंध्य की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये है विंध्य की पहाड़ियाँ। तो और विंध्य के पहाड़ियों के, यहाँ पर बताया गया विंध्य के पहाड़ियों के उत्तर में यहाँ कहीं चावल की सबसे पहले खेती की गई थी। तो फिर से रिवाइज करते हैं। ये हो गया किरथर सुलेमान की पहाड़ियाँ, ये है हमारी गारो की पहाड़ियाँ, ये है नर्मदा नदी आ रही है, ये विंध्य पहाड़ियाँ, ठीक है। और विंध्य पहाड़ियाँ के उत्तर में यहाँ चावल की खेती की गई थी। और यहाँ सुलेमान और किरथर में क्या हुआ था, यहाँ पर गेहूं और जौ की फसलें उपजाई गई थी 8000 वर्ष पूर्व, ठीक। अब आगे देखते हैं कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब मानचित्र में हम क्या करते हैं, हम सिंधु नदी, ये हमारी जा रही है, ये पूरी जो है ना, ये रही हमारी सिंधु नदी, ठीक है। ये पूरी सिंधु नदी है। और सिंधु नदी से बहुत सारी नदियाँ, जैसे झेलम, ये आ रही है झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, व्यास, सब एक दूसरे से, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियाँ क्या होती है, वे नदियाँ जो एक बड़ी नदी में मिलती हैं। तो सिंधु नदी एक बड़ी नदी हो गई, उसमें क्या, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारी नदियाँ आकर के मिल रही है। यहाँ से ये व्यास नदी भी आके इस नदी में मिल रही, ये सारी क्या हो गई, सारी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक। तो सिंधु नदी का हमने पता लगाया। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिलती हैं। बताया अभी हमने, सिंधु एक सिंधु एक बड़ी नदी है और उसमें सारी सहायक नदियाँ आके मिल गई। सहायक लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। कितने, 4700 वर्ष पूर्व ये जो नदियाँ थीं, जो भी सिंधु नदी थी या उसकी सहायक नदियाँ थी, जैसे कि चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, तो इसके किनारे पर, क्योंकि पहले ज़माने में पानी का मतलब अभी भी बहुत वैल्यू है, तो पानी के किनारे लोग इसीलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पर वो अच्छे से खेती कर सके, पीने का पानी मिल सके, खाना पकाने का पानी मिल सके। तो नदियों के किनारे मिलते थे, क्योंकि पानी लाने का कोई साधन होता नहीं था तब, तो वो नदियों के किनारे रहते थे। तो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व था, लेकिन गंगा और उसकी सहायक जो भी नदियाँ थी उनके किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले सिंधु के किनारे चीज़ें, नगर बनाए गए और उसके बाद विकास गंगा और उसके किनारे या समुद्र के तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। अब है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। चित्र में हम देख लेते हैं कि गंगा नदी ये हमारे हिमालय से, देखिए यहाँ से ये गंगा नदी आती है और ये आगे चली जाती है, ठीक ठीक, ये आ गई। अभी इसकी सहायक नदी क्या है, ये रही इसकी सोन नदी। अभी हमने आपको बताया था कि सहायक नदी क्या होती है, जो एक बड़ी नदी में कई छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं, उसको उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहते हैं। तो ये है सोन नदी, ठीक। अब तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध या वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में,
गंगा का दक्षिण क्या हुआ, ये रही गंगा और उसका दक्षिण हो गया ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है, जो एरिया यहाँ का था वो मगध के नाम से जानते थे, वर्तमान काल में हम उसे बिहार के नाम से जानते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि पहले तो थोड़ा सा अतीत के बारे में ये पढ़ा कि हम क्या-क्या चीज़ों का पता लगा सकते हैं, ठीक है? य तो और हमने जो मेन पढ़ा वो क्या पढ़ा कि लोग कहाँ रहते थे प्राचीन काल में। तो इसका सार क्या निकला? लोग ज़्यादातर नदियों के किनारे ही रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि पानी ही जीवन है हम कहते हैं और हमको हर चीज़ में जल की ज़रूरत पड़ती है। अब उस ज़माने में ये तो होता नहीं था कि पानी का कोई साधन होता था कि मोटर पंप लगे हुए हैं या ऐसा कुछ, तो और लाने ले जाने का कोई साधन नहीं होता था। तो वो लोग क्या करते थे, लोग तब नदियों के किनारे या समुद्र के तटों के किनारे ही अपना जीवन व्यतीत करने मतलब अपना घर वगैरह बना लेते थे और वहीं रहने लगते थे, जिससे पानी के लिए कोई उनको असुविधा ना हो। तो आज हमने ये पढ़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। एक बार इसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।